हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। इससे पहले हम मिरर्स, लेंस मेकर्स फार्मूला, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन फिनोमेना हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। सबसे पहले है जो बच्चों, व्हाट इज प्रिज्म। प्रिज्म क्या है बच्चों? प्रिज्म एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है विच कैन बी बाउंडेड बाय मेनी सर्फेसेस। ध्यान रखना, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जो बहुत सारी है जो प्लेन सरफेसेस से बाउंड हो सकता है, बट द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस मस्ट नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। अंडरस्टैंड? प्रिज्म जो एक्चुअल प्रैक्टिस में प्रिज्म की डेफिनेशन है बच्चों, इट इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट कैन बी बाउंडेड बाय मेनी प्लेन सरफेसेस, इट इज़ मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये ट्रांसपेरेंट मीडियम का होता है। और इम्पोर्टेंट बात ये, जो सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती है, they must not be parallel to each other. Understand? A transparent medium which can be bounded by many plane surfaces, but the refracting surfaces जिनसे रिफ्रैक्शन हो रहा है, refracting surfaces must not be parallel to each other. अंडरस्टैंड? जैसे मैं कुछ प्रिज्म है जो बच्चों बना के बताता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल जो हम ऑर्डिनरी प्रिज्म डिस्कस करते हैं हमारी लेबोरेटरी के अंदर, इट इज इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म। अंडरस्टैंड? ए बी सी। Understand? It is a equilateral glass prism. DEF। बच्चों प्रिज्म ऐसा भी हो सकता है। अंडरस्टैंड? जैसे रे आई इस सरफेस पे, इट इज द इंसिडेंट रे, इट इज द रिफ्रैक्टेड रे। अंडरस्टैंड? और इनके बीच में ये जो एंगल जो कि प्रिज्म एंगल कहलाता है। अंडरस्टैंड? ये ए है बच्चों, प्रिज्म एंगल। अब आप यहाँ नोट कर रहे होंगे कि ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस जिससे जो रिफ्रैक्शन हुआ है ये पैरेलल नहीं है, उनके बीच में प्रिज्म एंगल के बराबर एंगल है। इट इज़ द एंगल। यहाँ प्रिज्म एंगल बच्चों ये है। अंडरस्टैंड? और जैसे इसके अंदर है जो रे अपन माने हैं, तो रे जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है और फिर ऐसे डाइवर्ट हो रही है। अंडरस्टैंड? तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म ऐसा भी हो सकता है बच्चों। It is again a prism. It is the normal, it is the incident ray, refracted ray and emergent ray. It is the prism angle. तो प्रिज्म के अंदर जरूरी नहीं है बच्चों कि ये इसी टाइप का प्रिज्म। आपका एक कन्फ्यूजन रहता है, प्रिज्म आप केवल इसी को मानते हो, ऐसा नहीं है। प्रिज्म ऐसे भी हो सकता है, ग्लास स्लेब भी प्रिज्म हो सकती है बच्चों। लेट वी हैव अ ग्लास स्लेब, इट कैन एक्ट एज प्रिज्म। अगर आप है जो आपकी रे इस डायरेक्शन में डाइवर्ट हो
इसके बाद इस डायरेक्शन में ऐसे जाए ये, तो ये प्रिज्म एंगल माना जाएगा। और ये वाला फेस और ये वाला फेस जिससे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये जो पैरेलल नहीं है बल्कि इनके बीच के 90 डिग्री का एंगल है, इट इज़ द 90 डिग्री एंगल। तो प्रिज्म की इन जनरल डेफिनेशन बच्चों ये है। अब बच्चों है जो इन लेबोरेटरी इन जनरल है जो हम है जो इक्विलेटरल प्रिज्म, इक्विलेटरल प्रिज्म बच्चों जिसमें प्रिज्म एंगल ईच एंगल इज 60 डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये भी 60 हो और ये भी 60 हो, और इसको प्रिंसिपल सेक्शन बोलते हैं बच्चों। ABC इज नॉन एज प्रिंसिपल सेक्शन, अंडरस्टैंड? ABC is known as principal section and it is the prism angle or refracting angle or refracting angle, prism angle और refracting। तो इन जनरल अपन काम में लेते हैं इक्विलेटरल प्रिज्म, इसके बाद आइसोसेलेस प्रिज्म, आइसोसेलेस प्रिज्म, इक्विलेटरल प्रिज्म तो यही है। आइसोसेलेस प्रिज्म जिसके अंदर है जो ये एंगल इक्वस टू ये एंगल होता है, ABC, एंगल B इक्वस टू एंगल C एंड एंगल A इज द प्रिज्म एंगल, अंडरस्टैंड? और इसके बाद है जो हम राइट एंगल्ड प्रिज्म है, हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना के अंदर भी है जो हमने काम में लिए थे राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म, ये भी हम काम में ले सकते हैं। इट इज़ ABC, है ना? तो इन जनरल है जो इस टाइप के प्रिज्म हम काम में लेते हैं। और अगर राइट एंगल्ड आइसोसेलेस है तो इसका मतलब A इक्वस टू C है, इसके अंदर एंगल A इक्वस टू एंगल C। और अगर ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, अंडरस्टैंड, तो फिर बच्चों है जो ये प्रिज्म एंगल है, इट इज़ द प्रिज्म एंगल, अंडरस्टैंड? और इसके अंदर है जो रिफ्रैक्शन है जो टेकिंग प्लेस ऑन फेस AB एंड फेस AC, दैट्स वाई इट इज़ द प्रिज्म एंगल। तो प्रिज्म के बारे में आपको समझ में आया होगा। तो प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम which can be bounded by many surfaces, but the refracting surfaces must not be parallel, that is the angle between them must not be zero, but some angle called the prism angle, understand? ये surface और ये surface ये parallel नहीं है बच्चों। इसी टाइप से ये surface और ये surface parallel नहीं है, और इनके बीच का जो एंगल है ये जो inclined है, और इनके बीच का एंगल प्रिज्म एंगल या रिफ्रैक्टिंग एंगल है, अंडरस्टैंड? तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिज्म। ये प्रिज्म का बच्चों इंट्रोडक्शन है। इसके बाद है जो हम रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म डिस्कस करते हैं, तो प्रिज्म में किस टाइप से रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, अंडरस्टैंड? लेट हम है जो इक्विलेटरल प्रिज्म या आइसोसेल्स प्रिज्म काम में ले रहे हैं। इट इज द प्रिज्म एंगल ABC, अंडरस्टैंड? अब बच्चों यहाँ एक नॉर्मल बना लेता हूँ मैं। ये एक है जो रे इसके ऊपर है जो इंसिडेंट है, लेट इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, इट इज PQ, अंडरस्टैंड? इसके बाद ये रिफ्रैक्ट होती है, चूंकि रेयर टू डेंसर मीडियम है, तो लेट इट मूव्स अलोंग दिस डायरेक्शन, अंडरस्टैंड? इसके बाद यहाँ फिर है जो मैं एक नॉर्मल बना लेता हूँ, तो ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई QR, एंड लेट इट बी
RS is the emergent ray. Emergent ray. Understand? So PQ is the incident ray. It is the refracted ray. ये वाली QR रिफ्रैक्टेड रे है बच्चों. और बच्चों ये वाला एंगल जो है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है बच्चों. इट इज R1. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सरफेस AC है. ये इस वाली सरफेस के ऊपर है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दैट इज R2 एंड इट इज द एंगल ऑफ इमरजेंस I2. एंगल ऑफ इमरजेंस I2 and it is the refracting angle or prism angle. Prism angle or refracting angle. अंडरस्टैंड? अब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को आप जो आगे की ओर प्रोड्यूस करें और रिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करें तो डेल्टा इज द एंगल बिटवीन देम. डेल्टा इज द एंगल बिटवीन देम. इट इज नॉन एज एंगल ऑफ डेविएशन. एंगल ऑफ डेविएशन. अंडरस्टैंड? इस पॉइंट को लेट मैं एस मार्क कर देता हूं और इस पॉइंट को जहां ये नॉर्मल मीट कर रहे हैं इसको टी मार्क कर देता हूं. अंडरस्टैंड? अब बच्चों ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है. तो ये पूरा का पूरा एंगल जो है बच्चों ये भी है जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण ये वाला एंगल और यहां से यहां तक का पूरा एंगल ये है जो बच्चों I1 ही होगा यहां से यहां तक का. तो R1 जो है ये वाला जो एंगल है वो हो जाएगा I1 माइनस R1. अंडरस्टैंड? इट विल बी I1 माइनस R1. सिमिलरली ये I2 है तो ये पूरा का पूरा एंगल I2 होगा तो ये हो जाएगा I2 माइनस R2. अंडरस्टैंड? तो ये है जो इस टाइप से है जो, और ये है जो लेट मोनोक्रोमेटिक लाइट है. इट इज द मोनोक्रोमेटिक. मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट है. इट इज नॉट वाइट लाइट. वाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स. अंडरस्टैंड? बट इट इज द मोनोक्रोमेटिक लाइट. लेट इट मे बी ग्रीन, इट मे बी येलो, इट मे बी रेड. ठीक है ना? कोई एक वेवलेंथ है बच्चों ये मोनोक्रोमेटिक लाइट. अंडरस्टैंड? नाउ इस वाले ट्राइंगल के अंदर बच्चों ट्राइंगल SQR के अंदर ये बच्चों है जो एक्सटीरियर एंगल है. ट्राइंगल SQR. इन ट्राइंगल SQR डेल्टा इज द एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल. तो क्योंकि बच्चों क्योंकि ये वाली साइड है जो आगे प्रोड्यूस हो गई है, ये है जो उसकी एक साइड है, तो इनके बीच का ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल्स है और ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है. तो डेल्टा इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, दैट इज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल. मतलब इस लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है ये और ये, इन दोनों के सम के बराबर होगा. तो इट इज I1 माइनस R1 और प्लस I2 माइनस R2. अंडरस्टैंड? बिकॉज एक्सटीरियर एंगल विच इज द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इक्वल्स टू सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. ये I1 माइनस R1 होगा, ये I2 माइनस R2 होगा. इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों. तो इट विल बिकम I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2. इट इज इक्वेशन 1. अंडरस्टैंड? ये हो गई बच्चों इक्वेशन 1. अब बच्चों इस ट्राइंगल से ट्राइंगल QTR फ्रॉम ट्राइंगल QTR बच्चों QTR. तो इट इज R1, इट इज R2 एंड इट इज एंगल T. तो इनका सम जो होगा बच्चों 180 होगा. R1 प्लस R2 प्लस एंगल T
इक्वस टू 180 डिग्री. इट इज इक्वेशन 2. अंडरस्टैंड. इसके बाद ये क्वाड्रिलेटरल बच्चों, एंगल क्वाड्रिलेटरल AQTRA फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल AQTR, एंगल A फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल, पहले लिख देता हूँ बच्चों क्वाड्रिलेटरल कौन सा लिया है, AQTRA. अंडरस्टैंड. इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर है जो एंगल A प्लस एंगल Q. एंगल Q है बच्चों ये 90 डिग्री. एंगल Q इज 90 डिग्री प्लस एंगल T प्लस एंगल R. एंगल R अगेन बच्चों इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर, क्वाड्रिलेटरल ये आपका, तो इसके अंदर ये वाला एंगल 90 डिग्री है बिकॉज इट इज द नॉर्मल. तो ये है जो अगेन 90 डिग्री. दीज आर ऑल देयर सम इज इक्वल टू 360 डिग्री. इट इज इक्वेशन 3. अंडरस्टैंड. अब वी आर इक्वेटिंग इक्वेशन 2, सॉरी पहले हम ये जो इक्वेशन 3 को सॉल्व कर देते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3, तो 90 90 180 180 को राइट साइड में RHS में शिफ्ट कर देते हैं. तो एंगल A प्लस एंगल T इक्वस टू 360 माइनस 180, दैट इज 180. लेट इट बी इक्वेशन 4. अंडरस्टैंड. एंगल A प्लस एंगल T, इसका सम है जो 180 डिग्री के बराबर हो रहा है. अंडरस्टैंड. नाउ वी आर कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4. comparing above equation with इक्वेशन 4 के साथ कंपेयर कर रहा हूं बच्चों. तो इक्वेशन 4 है एंगल R1 प्लस एंगल R2 इक्वस टू 180 डिग्री. अंडरस्टैंड. तो फिर है जो इक्वेशन 4 है, ये इक्वेशन 4, तो इसको और इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं. तो एंगल A प्लस एंगल T, सॉरी एंगल R1 प्लस R2 प्लस एंगल T इक्वस टू 180 डिग्री. अब इसको और इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ. तो एंगल A प्लस एंगल T इक्वस टू एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल T. अब एंगल T कैंसिल हो जाएंगे. तो इम्प्लाइज एंगल A इक्वस टू एंगल R1 प्लस एंगल R2. नाउ सिंपली आप इसको A इक्वस टू R1 प्लस R2 भी लिख सकते हैं. इट इज़ एंगल रिफ्रैक्टिंग एंगल और प्रिज्म एंगल एंड इट इज R1 प्लस R2. अंडरस्टैंड. हाँ. अब बच्चों अगर है जो ये डेल्टा जो है वो I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 है, इसके अंदर है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये डेल्टा जो है एंगल ऑफ डेविएशन, इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन I1, वो I1 पे डिपेंड कर रहा है. और वैसे हम जो पहले क्या करते हैं कि इस इक्वेशन 1 को R1 प्लस R2 इसके अंदर पुट कर देते हैं. तो पुटिंग वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1 वी गेट डेल्टा इक्वस टू I1 प्लस I2 माइनस A. चूंकि R1 प्लस R2 A के बराबर है, A इज द प्रिज्म एंगल, दैट इज डेल्टा इक्वस टू I1 प्लस I2 माइनस A. ये आपका है जो फाइनल एक्सप्रेशन आया. यानी एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस एंड एंगल ऑफ प्रिज्म, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है. अंडरस्टैंड. अब बच्चों इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये I2 जो एंगल ऑफ इमरजेंस है, ये तो बच्चों अगर I1 चेंज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली I2 विल चेंज. एक्चुअल में I2 जो है वो I1 पे डिपेंड कर रहा है कि ये एंगल आप कितना रखते हैं. अगर आप ये एंगल इस एंगल को चेंज कर देते हैं तो I2 विल सर्टेनली चेंज, I2 भी है जो चेंज हो जाएगा. अंडरस्टैंड. इन जनरल है जो इट विल चेंज. तो इसका मतलब डेल्टा जो है वो मेनली गिवन प्रिज्म के लिए, गिवन प्रिज्म यानी जिसका प्रिज्म एंगल ए हो, उस प्रिज्म एंगल, जिसका प्रिज्म एंगल ए हो उस वाले प्रिज्म के लिए डेल्टा डिपेंड्स अपॉन एक्चुअली I1. अंडरस्टैंड. यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है.
डेल्टा डिपेंड्स अपॉन I1, वो I1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसके बाद इस इक्वेशन से बच्चों एक बात और है जो प्रूव हो रही है, डेल्टा है जो I1 पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन अगर हम है जो I2 और I1 को इंटरचेंज कर दें, अंडरस्टैंड, अगर मैं I1 की जगह I2 लिख दूं और इसकी जगह है जो मैं I1 लिख दूं तो भी डेल्टा रिमेंस द सेम, अंडरस्टैंड, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 हो या फिर I2 हो तो डेल्टा रिमेंस द सेम। यानी फॉर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस की टू वैल्यूज के लिए डेल्टा रिमेंस द सेम, अंडरस्टैंड, दैट इज फॉर टू वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डेल्टा सेम है बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन है जो बच्चों सेम रहता है। यानी एक तो इसको मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लूँ एक बार, और एक बार मैं इसको ले लेता हूँ बच्चों, और ये इसकी जगह चला जाएगा, ये इसकी जगह आ जाएगा, अंडरस्टैंड। तो यानी इस इक्वेशन की सिमेट्री के कारण देयर आर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज I1 एंड I2। ये एक्चुअल में है तो बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन है, अंडरस्टैंड, लेकिन ये जो बच्चों एक बार आप एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 रखते हो तो एंगल ऑफ इमरजेंस I2 हो जाता है। अगर फिर आप सेकंड बार है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 रखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो कि जैसे ये आपका प्रिज्म है, ये आपकी इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल, अंडरस्टैंड, तो ये I1 है, ये आपका है जो I2 है, ये R1 है और ये R2 है। अगर आप है जो इसको रिट्रेस कर देते हो, यानी इसकी डायरेक्शन को इन्वर्ट कर देते हो, यानी रे इस बार इधर से आ गए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो बच्चों I2 हो जाएगा, अंडरस्टैंड, गिवन प्रिज्म के लिए उसका प्रिज्म एंगल अभी भी यही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी, ये इमरजेंट रे हो जाएगी। तो इस कंडीशन के अंदर चूंकि रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है जो, ध्यान रखना कि डायरेक्शन रिवर्स कर दी जाए तो वो उसी पाथ को फॉलो करती जिस पाथ को पहले फॉलो कर रही थी। तो अगर मैं रिवर्सिबल कर दूं लाइट को, उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देता हूं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है। यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर हम है जो I1 की जगह I2 ले लें और I2 की जगह I1 ले लें तो उस कंडीशन में डेल्टा रिमेंस द सेम। तो फॉर टू वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डेल्टा इज सेम, अंडरस्टैंड, implies we can plot a graph, है ना, यानी आप जैसा कि आप प्रैक्टिकल में करते हो बिटवीन डेल्टा एंड R1 एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में या R के बीच में, सॉरी ये I के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करते हो तो दिस ग्राफ लुक लाइक ये ग्राफ बच्चों कुछ इस टाइप का दिखता है, अंडरस्टैंड, वाई एक्सिस पे एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा और एक्स एक्सिस में ले रहा हूं मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, I1, अंडरस्टैंड। तो फिर बच्चों अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें तो इस ग्राफ को दो पॉइंट पर कट करती है, ए एंड बी पॉइंट पे, और ये जो डेल्टा वैल्यू है इन जनरल, है ना, यानी इस पर्टिकुलर डेल्टा के ऊपर वी हैव टू एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 एंड I2, अंडरस्टैंड, फॉर विच डेल्टा इज सेम, यानी I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस रखो तो भी एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू डेल्टा ही है, और I2 रखो तो भी एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू आपके पास डेल्टा ही है, अंडरस्टैंड। तो फिर बच्चों और साथ ही है जो आपको एक है जो लोअर मोस्ट पॉइंट मिलता है, अंडरस्टैंड, इससे कम डेविएशन है जो इस ग्राफ के अंदर नहीं आया है, इट इज़ द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, अंडरस्टैंड, ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा एम है। तो बच्चों मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन वाली कंडीशन जो है वो क्या होती है उसको चेक करते हैं। व्हाट इज द कंडीशन फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन?
सिंस डेल्टा इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस ए। अब बच्चों मैं इसको है जो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। लेट मैं इसको लिख देता हूँ बच्चों रूट I1 का होल स्क्वायर, लेट रूट I2 का होल स्क्वायर। इसके बाद मैं इसमें 2 रूट I1 I2 ऐड कर देता हूँ और माइनस 2 रूट I1 I2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। अंडरस्टैंड? अब आप इसको वापस सॉल्व करें तो रूट I1 का स्क्वायर अगेन I1, रूट I2 का स्क्वायर अगेन I2, 2 रूट I1 I2 माइनस 2 रूट I1 I2, ये है जो कैंसिल आउट हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? और माइनस है, ये माइनस है, ये वापस कैंसिल आउट होके यही इक्वेशन है ये एक्चुअल में देखा जाए तो। अंडरस्टैंड? अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, इसको यूज़ करता हूँ, इसको यूज़ करता हूँ और इसको यूज़ करता हूँ। तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab है। अंडरस्टैंड? तो डेल्टा इक्वल्स टू हो जाएगा रूट a माइनस b, दैट इज रूट I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। और ये वाली टर्म है जो बच रही है क्योंकि वी हैव ऑलरेडी यूज्ड इन दिस फॉर्मूला दीज 3 टर्म्स। अंडरस्टैंड? तो ये हो जाएगा बच्चों 2 रूट I1 I2 माइनस a। अंडरस्टैंड? अब बच्चों इसकी इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू फॉर डेल्टा मिनिमम इक्वल्स टू डेल्टा m। अंडरस्टैंड? यानी डेल्टा के मिनिमम होने के लिए बच्चों ये एक पॉजिटिव टर्म है, ये एक कांस्टेंट टर्म है। अंडरस्टैंड? तो ये डेल्टा की वैल्यू मिनिमम तभी हो सकती है जब है जो इस वाली टर्म की वैल्यू 0 हो। अंडरस्टैंड? अगर 0 नहीं है, 0 के अदर देन 0 अगर ये वैल्यू है तो डेल्टा मिनिमम नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल रूट I1 माइनस रूट I2 जो है, रूट I1 माइनस रूट I2 जो है अगर नेगेटिव है तो चूंकि ऊपर है जो नेगेटिव वैल्यू आती है, इसका रिजल्ट बाय द वे नेगेटिव आता है तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। अंडरस्टैंड? और अगर है जो रूट I1 माइनस I2 सम पॉजिटिव वैल्यू है तो उसका स्क्वायर अगेन पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल्टा मिनिमम तभी होगा जब है जो ये वाले टर्म 0 हो गए। तो फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन माइनस रूट I1 माइनस रूट I2 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज रूट I1 इक्वल्स टू रूट I2 और दैट इज I1 इक्वल्स टू I2। अंडरस्टैंड? और I1 और I2 की वैल्यू उसमें सेम होगी। तो इसको लेट I ले लेते हैं, I लेट, यानी मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशन में I1 इक्वल्स टू I2 हो जाता है बच्चों, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमरजेंस। इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमरजेंस। अंडरस्टैंड? I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I लेट। अब बच्चों है जो हम चेक कर लेते हैं व्हाट हैपन्स हम चेक कर लेते हैं का R1 और R2 में क्या रिलेशन रहेगा। तो मैं इस सरफेस पे जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अप्लाई कर रहा हूं बच्चों, है ना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन I1 एट AB सरफेस साइन I1 अपॉन साइन R1। अंडरस्टैंड? साइन I1 अपॉन साइन R1 इक्वल्स टू म्यू 1 म्यू 2, यूं कह दो आप 1 म्यू 2, यानी एयर टू प्रिज्म साइन I1 अपॉन साइन R1। अंडरस्टैंड? और ये हो जाएगा बच्चों V एयर अपॉन V ग्लास। अंडरस्टैंड? और ये एयर टू ग्लास हो गया, आप इसको एयर टू ग्लास बोलते हैं, इट इज़ 1। और G म्यू है इस सरफेस के लिए फॉर सरफेस AC सरफेस पे रिफ्रैक्शन के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये G म्यू है, रे जा रही है ग्लास टू एयर, G म्यू है दैट इज साइन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इस बार बच्चों ये R2 है तो साइन R2 अब, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस सरफेस के लिए I2 है। अंडरस्टैंड? और ये हो जाएगा बच्चों
इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज वी ग्लास, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो दैट इज वी ए। अंडरस्टैंड? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन I1 अपॉन साइन R1 इक्वस टू साइन R2 अपॉन साइन I2। सिंस I1 इक्वस टू I2 है बच्चों, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन वाले केस में, जब ये सब कैलकुलेशन बच्चों मैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन वाले मैटर के अंदर कर रहा हूं, तो मिनिमम एंगल वाले केस के अंदर जब I1 इक्वस टू I2 है तो ये वाली टर्म कट जाएगी। सॉरी, यहाँ कुछ गड़बड़ है। साइन I1 अपॉन साइन R1 साइन R2 अपॉन साइन I2 दैट इज VG अपॉन VA। तो साइन I1 अपॉन साइन R1 इंटू साइन R2 अपॉन साइन I2, RHS से RHS को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये जो VG से VG कैंसिल हो जाएगा, VA से VA कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1। अब I1 और I2 है जो सेम है, तो इम्प्लाइज साइन R2 इक्वस टू साइन R1 दैट इज R1 इक्वस टू R2। अंडरस्टैंड? अगर I1 और I2 बराबर होंगे तो बच्चों R1 और R2 भी बराबर होंगे। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन वाले मैटर में जब I1 इक्वल्स टू I2 हो जाता है, देन R1 ऑल्सो इक्वल्स टू R2, R1 भी R2 के इक्वल हो जाता है। अंडरस्टैंड? तो इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं हम। देन R1 इक्वल्स टू R2, लेट R, इसको है जो R मान लेते हैं अपन, दैट इज R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R हो गया बच्चों, और I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I हो गया। अंडरस्टैंड? अब अगर हम जो प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना चाहते हैं, तो इस सरफेस के लिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अप्लाई कर रहा हूं मैं, A म्यू Z दैट इज साइन I1 अपॉन साइन R1। नाउ साइन I1 दैट इज साइन I, R1 इक्वल्स टू साइन R। अंडरस्टैंड? मिनिमम एंगल डेविएशन वाले केस के अंदर कब, जब जो ध्यान रखना I1 इक्वल्स टू I2 हो चुका है और R1 इक्वल्स टू R2 हो चुका है। अब बच्चों है जो डेल्टा मिनिमम के लिए जो I1 I है, I2 भी I है, माइनस A दैट इज 2I माइनस A, तो इम्प्लाइज डेल्टा M प्लस A अपॉन 2 इक्वल्स टू I, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो आपका ये है। एंड R1 प्लस R2 चूंकि A है, तो R1 मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन वाले मैटर के अंदर R1 और R2 बराबर है R के, तो R प्लस R इक्वल्स टू A इम्प्लाइज R इक्वल्स टू A/2। अंडरस्टैंड? तो आप ये वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। साइन I बाई साइन R, तो साइन I तो आपके पास है बच्चों साइन A प्लस डेल्टा M/2, और साइन R है बच्चों साइन A/2। अंडरस्टैंड? तो ये बच्चों है जो आपके लिए एक्सप्रेशन हो गया, ये आपके लिए एक्सप्रेशन हो गया A म्यू G। अंडरस्टैंड? इट इज द refractive index of glass with respect to air, or it is also known as absolute refractive index and we can represent it by mu। क्योंकि हमको पता है बच्चों का एयर या वैक्यूम से जो रे अगर है जो किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही हो, तो A म्यू G वैसे तो है जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल विद रेस्पेक्ट टू एयर, लेकिन बच्चों उसको आप एब्सोल्यूट भी कह सकते हो। क्यों? तो एयर या वैक्यूम से रे अगर किसी मीडियम में ट्रेवल करे तो A म्यू G है, यू कैन राइट इट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। अंडरस्टैंड? तो म्यू इक्वल्स टू हो गया साइन A प्लस डेल्टा M/2, और ये हो गया साइन A/2। अंडरस्टैंड? तो ये प्रिज्म के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमारे पास फॉर्मूला आया है। अब बच्चों फॉर थिन प्रिज्म हमारे पास अगर है जो थिन प्रिज्म है, मतलब ये प्रिज्म एंगल जिसका स्मॉल हो, that is A very small,
यानी प्रिज्म एंगल जिसका है जो बहुत स्मॉल हो, लेस देन 10 डिग्री, अंडरस्टैंड, इट इज लेट इट बी लेस देन 10 डिग्री, लेस देन 10 डिग्री अगर हो तो उस कंडीशन के अंदर है जो बच्चों, सिंस ए इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, अंडरस्टैंड, तो सिंस ए स्मॉल है बच्चों, लेस देन 10 है, तो इंप्लाइज R1 एंड R2 विल बी ऑल्सो स्मॉल, क्योंकि प्रिज्म एंगल तो आपका लेस देन 10 डिग्री है, तो R1 और R2 है जो 10 से ग्रेटर तो हो ही नहीं सकते, 10 से लेस ही होंगे बच्चों, इन दोनों का सम ए के बराबर है, यानी ऑलमोस्ट 10 के बराबर है या 10 से स्मॉलर है, तो R1 R2 विल बी स्मॉल, इंप्लाइज I1 एंड I2 विल बी ऑल्सो स्मॉल, I1 और I2 भी है जो क्या होंगे, स्मॉल होंगे। अगर ये स्मॉल होंगे बच्चों तो यहाँ A पहले ही स्मॉल है, तो फिर डेल्टा M भी है जो स्मॉल ही होगा, क्यों होगा कि डेल्टा M इक्वल्स टू 2i माइनस A इज स्मॉल 2i इज स्मॉल, दैट्स वाई डेल्टा M विल बी ऑल्सो स्मॉल, अंडरस्टैंड। तो फिर है जो वी कैन राइट यहाँ से देखो साइन थीटा नियरली इक्वल्स टू थीटा इफ थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन, ये बच्चे ट्रिग्नोमेट्री की कॉन्सेप्ट है कि थीटा अगर स्मॉल हो तो साइन थीटा को नियरली इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ आपका थीटा हो गया ये ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, ये एक है जो ध्यान रखना स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म के लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं, तो साइन थीटा इट इज साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, तो ये थीटा है आपका, तो ये इसके इक्वल्स टू हो जाएगा, तो म्यू इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 एंड इट इज अगेन साइन थीटा, इस बार थीटा ए बाई 2 है, तो साइन थीटा नियरली इक्वल्स टू थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों a बाई 2, इट मीन्स a प्लस डेल्टा m, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट इज a, इम्प्लाइज म्यू a इक्वल्स टू a प्लस डेल्टा m, इम्प्लाइज डेल्टा m यानी मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन वाले मैटर के अंदर डेल्टा m इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू a, यानी मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन म्यू, वो है जो बच्चों म्यू के ऊपर डिपेंड करता है और प्रिज्म एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। अब है जो थिन प्रिज्म के लिए ये जनरली ये वाला डेरिवेशन हमने डेल्टा एम यानी मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए डिराइव किया है, लेकिन ये इन जनरल है जो बच्चों किसी भी है जो प्रिज्म के लिए एप्लीकेबल, थिन प्रिज्म के लिए सॉरी, ये डेल्टा एम होना इसका जरूरी नहीं है, यहाँ डेल्टा भी हो सकता है, अंडरस्टैंड। अभी ये वाला एक्सप्रेशन लिखा गया है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए, लेकिन ये इट इज़ ट्रू फॉर एनी डेल्टा किसी यानी उस ग्राफ के अंदर किसी भी डेल्टा के लिए ट्रू हो सकता है, लेकिन प्रिज्म मस्ट बी थिन, अंडरस्टैंड। हम इसको है जो लेट डिराइव करके देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव ए थिन प्रिज्म, ये बच्चों थिन, ये ए है इसका प्रिज्म एंगल ABC, अंडरस्टैंड। ये प्रिज्म एंगल बहुत स्मॉल है, ए लेस देन 10 डिग्री, तो ये जो थिन प्रिज्म कहलाएगा, क्या कहलाएगा, थिन प्रिज्म, अंडरस्टैंड। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल है, इस सरफेस पे जो ये रे आएगी, अब देखो रे बच्चों अगर ये जितना ये होगा, जैसे ये नॉर्मल मैंने सही नहीं बनाया, ये अगर मैं एग्जैक्ट नॉर्मल बनाऊं तो ये जो आपकी इंसिडेंट रे, अंडरस्टैंड, तो ये ऑटोमेटिकली देखो ग्राफिकली भी है जो इस वाले डायग्राम के अंदर भी है जो ये स्मॉल दिख रहा है, ये एंगल I1 स्मॉल, फिर ये एंगल रे ऐसे जाएगी, और अगर यहाँ मैं जो फिर है जो एक वो बनाता हूँ तो ये जो हो जाएगी आपकी ऑलमोस्ट ये भी है जो बच्चों, ये वाला एंगल जो है I2, ये भी है जो स्मॉल होगा, अंडरस्टैंड, ये एंगल भी स्मॉल होगा। तो फिर ये I1 है, ये R1 है, ये R2 है, ये I2 है, तो इस सरफेस के लिए फॉर AB सरफेस रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहा हूँ, तो साइन I दैट इज I1 अपॉन साइन R1, अंडरस्टैंड, साइन I1 अपॉन साइन R1
इट इज़ म्यू। अब बच्चों ये स्मॉल एंगल है तो साइन I1 को मैं I1 लिख सकता हूँ, साइन R1 को मैं R1 लिख सकता हूँ, तो I1 इक्वल्स टू म्यू R1। अंडरस्टैंड। फिर मैं जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड स्नेल्स लॉ है जो सरफेस AC के लिए अप्लाई करता हूँ फॉर सरफेस AC, तो इसके लिए हो जाएगा बच्चों ये A म्यू Z था, या चलो यहीं रहने दो, ये म्यू मान लेते हैं अपन। यहाँ है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है बच्चों, तो साइन R2 अपॉन साइन I2, अंडरस्टैंड, वो हो जाएगा बच्चों G म्यू A, G म्यू A, मतलब ये ग्लास टू एयर जा रही है बच्चों, और आप इसको चाहो तो A म्यू G भी लिख सकते हैं, ये G म्यू है। नाउ साइन R2 इज स्मॉल एंगल, R2 क्या है, स्मॉल एंगल है, स्मॉल एंगल है तो साइन R2 को मैं R2 लिख सकता हूँ, साइन I2 को मैं I2 लिख सकता हूँ, अंडरस्टैंड। अब है जो G म्यू A को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 1 अपॉन A म्यू G, और 1 अपॉन A म्यू G को म्यू लिख सकते हैं अपन, ये म्यू है बच्चों, ये एब्सोल्यूट है एक्चुअल में, अंडरस्टैंड। अब है जो यहाँ से है जो I2, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, A म्यू जी इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, दैट इज एब्सोल्यूट, है ना, A म्यू जी। नाउ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो I2 इक्वल्स टू म्यू R2 हो जाता है। इट इज इक्वेशन 1, इट इज इक्वेशन 2, अंडरस्टैंड। ये I1 म्यू R1। नाउ सिंस R1 डेल्टा इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस A, अब है जो डेल्टा मिनिमम वाला मैटर, डेल्टा सॉरी जनरल डेल्टा ले रहा हूँ मैं, तो डेल्टा इक्वल्स टू सिंस I1 प्लस I2 माइनस A, और ये कैलकुलेशन चल रही है थिन प्रिज्म के लिए, तो I1 की वैल्यू है म्यू R1 और I2 की वैल्यू है म्यू R2, तो फिर है जो म्यू है जो इसमें कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2 माइनस A, और डेल्टा इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू R1 प्लस R2 बच्चों A है, R1 प्लस R2 A के इक्वल्स टू है, तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू A, अंडरस्टैंड। तो इट इज जनरल एक्सप्रेशन फॉर थिन प्रिज्म। देखो बच्चों पहले वाला फॉर्मूला मैंने ये का ही फॉर्मूला लिखा था डेल्टा एम मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए, वो आया था म्यू माइनस 1 A, अंडरस्टैंड। लेकिन बच्चों इन जनरल किसी भी एंगल ऑफ डेविएशन के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, लेकिन जो प्रिज्म है मस्ट बी थिन प्रिज्म के लिए डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 A। इट मीन्स डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एंगल ऑफ डेविएशन। इस एक्सप्रेशन से ये पता चलता है बच्चों कि डेल्टा है जो म्यू पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन म्यू यानी प्रिज्म मटेरियल एंड ए एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, अंडरस्टैंड। अब अगर हम जो कोई भी एक प्रिज्म सेलेक्ट कर लें जिसका ए फिक्स हो, तो फॉर ए गिवन प्रिज्म के लिए ए है जो कांस्टेंट है, मतलब है जो ए उसका फिक्स है, अंडरस्टैंड। तो फिर है जो ध्यान रखना डेल्टा डिपेंड्स अपॉन म्यू ओनली, और बच्चों है जो डेल्टा है जो म्यू पे डिपेंड करेगा गिवन प्रिज्म के लिए, लेकिन है जो बट एक फॉर्मूला है बच्चों विच रिलेट्स द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म एंड वेवलेंथ, इट इज द कोचीज रिलेशन। वो है जो ध्यान रखना कि प्रिज्म के मटेरियल या लेंस के मटेरियल, अंडरस्टैंड, और है जो उसके ऊपर डाली गई वेवलेंथ, उसके ऊपर है जो डिपेंडेंस शो करता है, यानी प्रिज्म के मटेरियल का या लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो
प्रिज्म के मटेरियल पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन उस वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। इट इज़ द कोचीज रिलेशन, बट म्यू डिपेंड्स म्यू या म्यू वेरीज अकॉर्डिंग टू रिलेशन। ये है जो बच्चों म्यू इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा 4 सो ऑन डी अपॉन लैम्डा 6. Lambda is the wavelength of the light incident on the prism and A, B, C, D are constants. A, B, C, D ये कांस्टेंट है बच्चों, और ये कांस्टेंट है जो प्रिज्म मटेरियल पर डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स अपॉन प्रिज्म मटेरियल। ये जो कांस्टेंट है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल। प्रिज्म का जो मटेरियल है उसका है जो उसकी प्रॉपर्टी है बच्चों, यानी प्रिज्म के मटेरियल, यानी वो क्राउन ग्लास का प्रिज्म है या फ्लिंट ग्लास का प्रिज्म है, तो उनके लिए कांस्टेंट्स अलग अलग हो जाएंगे, उनके लिए कांस्टेंट्स चेंज हो जाएंगे। प्रिज्म ग्लास के लिए ABCD की वैल्यू कुछ अलग होगी, और क्राउन ग्लास के लिए जो जिसका प्रिज्म वो बना हुआ है उसके लिए जी ये कांस्टेंट अलग होंगे। तो एक तरीके से म्यू डिपेंड कर रहा है प्रिज्म मटेरियल एंड वेवलेंथ के ऊपर। अंडरस्टैंड? अब बच्चों में थोड़ा सा डिस्पर्जन की ओर आता हूँ। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेल्टा गिवन प्रिज्म के लिए डेल्टा डिपेंड करता है म्यू पे, और म्यू डिपेंड करता है प्रिज्म मटेरियल और लैम्डा के ऊपर, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अंडरस्टैंड? तो इस केस के अंदर है जो डेल्टा विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ, दैट इज डेल्टा विल बी डिफरेंट for different wavelength, implies delta will be different for different wavelength. Understand? यानी म्यू जो है चूंकि लैम्डा पे डिपेंड करता है, इसलिए डेल्टा है जो उनका डिफरेंट होगा। इसका मतलब अगर आप प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट अगर है जो डालते हैं आप, तो व्हाइट लाइट की अगर आपके पास रे है तो इट विल बी स्प्लिटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, बिकॉज ईच कलर हैज डिफरेंट एंगल ऑफ डेविएशन। अंडरस्टैंड? यानी वो लेंस में एंटर होने के बाद डिफरेंट एंगल से डेविएट होगी। दैट्स वाई ऑल कलर्स विल बी विजिबल एंड दैट इज ए कलरफुल डिस्प्ले नॉन एज स्पेक्ट्रम। उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं बच्चों। यानी आपके प्रिज्म में लाइट रे व्हाइट लाइट एक बार एंटर होने के बाद, व्हाइट लाइट की रे एक बार एंटर होने के बाद, चूंकि उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, तो वो जो स्प्लिट अप हो जाएंगे एंड दे विल डिस्प्ले कलरफुल स्पेक्ट्रम। वो कलरफुल स्पेक्ट्रम शो करेंगे, दैट इज द डिस्पर्जन फिनोमिना, है ना। सो वी गेट स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, constituent color विबग्योर, VIBGYOR, है ना, नॉन एज स्पेक्ट्रम, नॉन एज स्पेक्ट्रम। और फिनोमिना जो ये है फिनोमिना, उसको हम डिस्पर्जन फिनोमिना बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन फिनोमिना। अंडरस्टैंड? अब बच्चों आगे का जो अगले वाली वीडियो के अंदर मैं डिस्पर्जन और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस वीडियो के अंदर है जो मैं यहीं तक बता रहा हूँ आपको, बिकॉज वीडियो इज गेटिंग लॉन्गर एंड लॉन्गर। अंडरस्टैंड? थैंक यू।